नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लखन चौधरी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ के कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई नगर सेक्टर 7 के अर्थशास्त्र विभाग में कार्यरत हूँ। साथियों, आज हम एमए फोर्थ सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, उसका यूनिट 3 का जो टॉपिक है थ्योरी ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल मूवमेंट, इस पर जो है आज चर्चा करेंगे और इस पर जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी अवधारणा क्या है। कैपिटल मूवमेंट जो पूंजी का प्रवाह होता है, विशेष रूप से इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह जो होता है, इंटरनेशनल जो मूवमेंट होता है या नेशनल मूवमेंट होता है, इसके बारे में आज जो है जानने की कोशिश करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होते हैं, कारोबार होते हैं, उसमें पूंजी का जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो पूंजी का प्रवाह होता है उसको कौन कौन से फैक्टर जो है प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं। क्योंकि आज आप देखिए कि ग्लोबल विलेज का युग है, जिसको हम कहते हैं कि वैश्वीकरण का युग है, और जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पर से पूंजी का जो प्रवाह है वो विकासशील देश की ओर हो रहा है, जो पिछड़े हुए देश हैं उनकी ओर हो रहा है, और पिछड़े हुए और विकासशील देशों से भी जो है कई प्रकार से कई रूप में जो है पूंजी विकसित देशों की ओर जा रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह है पूंजी का, उसके बारे में जो है समझने का प्रयास करेंगे और आज देखेंगे कि उसको कौन कौन से चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो प्रमुख रूप से जब हम कहते हैं कि पूंजी का प्रवाह या कैपिटल मूवमेंट, तो उसमें 3 चीज़ें प्रमुख रूप से आती हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि एक तो लेबर आता है, एक तो कैपिटल और एक टेक्नोलॉजी। ये जो 3 चीज़ें हैं, इनका जो मूवमेंट होता है वो ट्रेड के लिए या डेवलपमेंट के लिए जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। लेबर, जिसको हम कहते हैं कि श्रम का, श्रमिकों का जो प्रवाह होता है, जो एक तरह से पूंजी निर्माण में काम आती है या पूंजी निर्माण में इनकी विशिष्ट भूमिका होती है। फिर दूसरा एक होता है पूंजी का, कैश का, या जो है सोने चांदी के रूप में या शेयर मार्केट के रूप में जो आजकल बड़ी तादाद में पूंजी लगाया जाता है या उसका जो प्रवाह होता है, वो एक फैक्टर होता है। और तीसरा इसमें टेक्नोलॉजी जो होती है, तकनीक और प्रौद्योगिकियां जो होती हैं, जो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो हम देखते हैं कि किसी भी देश में या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में इन 3 चीज़ों का जो प्रवाह होता है, इन 3 चीज़ों का जो मूवमेंट होता है, वो उस देश की विकास की नीतियों को, विकास की जो सोच को, विकास की अवधारणा को बहुत हद तक जो है प्रभावित करती है। तो लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं श्रम, पूंजी और जो है तकनीक, जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल इनका होता है। और आज जितने भी विकसित देशों में इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में जो है महत्वपूर्ण रूप से अध्ययन भी हो रहे हैं और अध्ययन भी किया जा रहा है। अभी देखिए कि जब भी कोई किसी देश में किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा या संकट आता है, तो इन 3 चीज़ों का जो विदेशों से प्रवाहित होकर आए रहते हैं, उनका जो है सीधा सीधा पलायन हो जाता है। अभी आप देखिए कि कोविड-19 की जो संकट है पूरी दुनिया में आई हुई है, और उसकी वजह से इन तीनों चीज़ों के प्रवाह पर भी बहुत ज़बरदस्त असर पड़ा है। हम देखते हैं कि श्रमिक, जो श्रम है, जो लेबर है, वो किस तरह से अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं, और जिसके कारण जो है अब जो है पूरी दुनिया में एक तरह से जो बाहर से आए हुए कामगार हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो सब अपने देशों की ओर वापस जा रहे हैं। तो इससे आने वाले दिनों में उत्पादन पर और विकास पर जो है उन देशों का असर पड़ेगा, और प्रमुख रूप से विकसित देशों की जो अर्थव्यवस्था है उस पर इसका जो है ज़्यादातर असर देखने को मिलेगा और ज़्यादातर असर पड़ेगा। इसी तरह से
जो कैपिटल होता है वो चाहे शेयर मार्केट में के रूप में हो या और किसी दूसरे रूप में हो, उसका भी अब जो है इस संकट की वजह से जो है प्रभाव बंद हो गया है, या वो वापसी हो रही है उसमें, या खींच रहे हैं लोग बाग जो है दूसरे देशों के जो पूंजीपति हैं वो जो पूंजी लगाए थे दूसरे देशों के शेयर बाजारों में या कैपिटल मार्केट में या शेयर मार्केट में, वे सब भी अब खींच रहे हैं, हाथ खींच रहे हैं और सब अपने पैसा को निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है शेयर मार्केट पर इसका भारी जो है असर देखने को मिल रहा है। और भारतीय शेयर मार्केट में भी 10,000 तक की जो है सेंसेक्स में भारी गिरावट जो है पिछले दिनों दर्ज की गई थी, और उसमें जो है वृद्धि का नामो निशान अभी पिछले कुछ दिनों से देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार इस तरह की स्थितियां जो है बनी हुई हैं। तो चाहे वो म्यूचुअल फंड का हो, चाहे कैपिटल मार्केट हो, चाहे शेयर मार्केट हो, सब में जो है इस तरह की स्थितियां हो रही हैं। और तीसरा, इसी तरह से टेक्नोलॉजी जो होता है उसका भी जो मूवमेंट होता है विकास और उत्पादन को जो है बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो इन चीज़ों के आधार पर हम देखते हैं कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो प्रभावित होती है, और इन सब चीज़ों का जो है अध्ययन करना अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान जो है इसका होता है और माना जाता है। तो आइए देखते हैं कि जो इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट होता है उसके किस तरह से जो है क्लासिफिकेशन होते हैं या उसका वर्गीकरण विभाजन किस तरह से किया जाता है। तो इसमें प्रमुख रूप से जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट है या जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का जो प्रवाह है उसको 4 भागों में जो है बांटा जाता है। इसमें पहला है होम एंड फॉरेन कैपिटल, जिसके अंतर्गत जो होम कैपिटल और फॉरेन कैपिटल मतलब देसी और विदेशी दो तरह से, जिसको हम कहते हैं कि जो देश के पूंजीपतियों का जो पैसा होता है वो किस तरह से पूंजी का प्रवाह उत्पन्न करता है, एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर में किस तरह से पूंजी का प्रवाह होता है उसका अध्ययन किया जाता है। तो देश की भौगोलिक सीमा के भीतर जब पूंजी का प्रवाह होता है तो उसको जो है हम होम कैपिटल मूवमेंट के रूप में स्टडी करते हैं। और जो फॉरेन कैपिटल जिसके अंतर्गत विदेशी जो पूंजीपति हैं या विदेशों से जो पूंजी का प्रवाह होकर किसी देश में आता है या जाता है और उसका अध्ययन जो है हम इसके अंतर्गत करते हैं। फिर दूसरा इसमें आता है कैपिटल मूवमेंट और के अंतर्गत दूसरा है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कैपिटल, जिसके अंतर्गत सरकारी जो पूंजी होती है, सरकार जो निवेश करती है, सरकार जो पूंजी लगाती है। और दूसरा इसमें देखते हैं कि प्राइवेट कैपिटल जो निजी पूंजी होती है उसका किस तरह से प्रभाव होता है। तो सरकारी पूंजी का एक देश की सरकार दूसरे देश में जो निवेश करती है, जो लगाती है पैसा, और दूसरे देश जो है किसी जो है देशों में लगाते हैं। तो इस तरह से इनका जो है स्टडी इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर इसका तीसरा जो क्लासिफिकेशन होता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल मूवमेंट। तो इसके अंतर्गत अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजी का जो प्रवाह, जैसे शॉर्ट टर्म के अंतर्गत जो है प्रमुख रूप से ये कहा जाता है और माना जाता है कि 1 साल के भीतर जो भी पूंजी का, चाहे वो करेंसी के रूप में हो, डिमांड डिपॉजिट के रूप में हो, बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में हो, कमर्शियल पेपर के रूप में हो, या अन्य जो है शेयर मार्केट में हो या म्यूचुअल फंड के रूप में हो, तो जो पैसा लगता है और जो कैपिटल का मूवमेंट होता है वो 1 साल के भीतर में जो होता है लेन देन, लेनदारी देनदारी जिसकी, उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल मूवमेंट कहते हैं। और लॉन्ग टर्म में 1 साल से ऊपर की जो चीज़ें होती हैं उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। फिर इसी तरह से एक डायरेक्ट और एक पोर्टफोलियो कैपिटल मूवमेंट भी होता है। डायरेक्ट मतलब जो है प्रत्यक्ष रूप से लगाना, और पोर्टफोलियो किसी के थ्रू, किसी के माध्यम से जो है पूंजी का प्रवाह होता है और उसका जब निवेश होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंटरनेशनल कैपिटल का जो मूवमेंट है इसमें हमारे चैप्टर कोर्स के अंतर्गत जो है प्रमुख रूप से जिसका हमें अध्ययन करना है वो है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल मूवमेंट। जैसा कि पहले हमने देखा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म
जो है उसका समय अवधि से प्रमुख रूप से मतलब है कि 1 साल की अवधि के भीतर में जो मूवमेंट होते हैं वो शॉर्ट टर्म कहलाते हैं, और 1 साल से ऊपर की अवधि वाले जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म मूवमेंट कहलाते हैं। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का जो प्रवाह होता है, इसको कौन कौन से चीज़ें प्रभावित करती हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि हमको जानना और समझना कि, क्योंकि यदि इन चीज़ों को हम अपने देश के अनुकूल करके अपने देश की ओर इसका प्रवाह लाने में यदि हम सक्षम होते हैं, या कोई भी देश इस प्रवाह को प्रोत्साहित करके या किसी भी तरीके से अपने देश में लाने में यदि वो सक्षम होता है, तो निश्चित रूप से उस देश में निवेश बढ़ता है, और निवेश बढ़ने के कारण उस देश में फिर रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। रोजगार के अवसर बढ़ने से लोगों की जो आमदनी है, जो इनकम है, वो बढ़ती है। उसकी वजह से फिर लोगों की जो क्रय शक्ति, जिसको हम कहते हैं परचेसिंग पावर, वो बढ़ती है, और परचेसिंग पावर के बढ़ने के कारण मार्केट में डिमांड आती है, मार्केट में मांग उत्पन्न होती है, और उस मांग से फिर जो है अर्थव्यवस्था में जो है विकास का एक क्रम चलता है, विकास की एक जो है रूपरेखा जो है संचालित होती है, और फिर इस तरह से अर्थव्यवस्था जो है तेजी से जो है विकास के पथ पर आगे बढ़ती है। तो इसलिए इन्फ्लुएंस कौन कौन सी चीज़ें इसको करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं, ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और इसको जो है जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी वे फैक्टर हैं, कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से कारक हैं जो इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट को जो है प्रभावित करते हैं, इसको जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो देखने को आता है कि वो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी देश की जो ब्याज की दर होती है बैंकों की, वो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी को जो है अपने ओर खींचती है, प्रभावित करती है। यदि किसी भी देश में ब्याज की दर अधिक है तो निश्चित रूप से विदेशी जो निवेशक होते हैं वो इससे आकर्षित होते हैं, और उस देश में निवेश के लिए जो है वो अपने पूंजी को जो है जोखिम लेकर, रिस्क लेकर भी जाकर जो है निवेश करते हैं। तो इस तरह से जो ब्याज की दर होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभी ये देखा जा रहा है कि पिछले लगभग 5-7 सालों से, या पिछले 1 दशक से कहना चाहिए, कि विकसित देशों में जो ब्याज की दर है वो बहुत ही कम 1-2% या 0% के आसपास हो गई है, और उसकी वजह से पूंजी का निवेश वहाँ पर नहीं हो रहा है, और वहाँ के जो पूंजीपति हैं, जो औद्योगिक घराने हैं, बड़े बड़े जो कैपिटल ओनर्स हैं, वे अब विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर, या कम विकसित देशों की ओर, पिछड़े देशों की ओर जो है अपने पूंजी निवेश को लेकर आ रहे हैं, और इसी का नतीजा हम देखते हैं कि अब भारी पैमाने पर जो है अर्ध विकसित देशों में या विकासशील देशों में जो है निवेश जो है बढ़ने लगा है। तो एक तो यहाँ पर ब्याज की दरें भी अधिक हैं, और ऊपर से यहाँ पर उनको जो है उसका रिटर्न्स जो है ज़्यादा मिलता है विकसित देशों से, इसलिए जो है तो ब्याज की दर एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है पूंजी के प्रवाह को जो है प्रोत्साहित करने का। दूसरा, इसमें हम देखते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो निवेश किया जा रहा है उसका रिटर्न्स एफिशिएंसी कितनी है, उसकी जो है उत्पादकता कितनी है, वो कितना रिटर्न्स हमको देता है। मान लीजिए कोई उद्योगपति यदि 2000 करोड़ रुपए या 5000 करोड़ रुपए या 1000 करोड़ रुपए निवेश करता है, लगाता है किसी क्षेत्र में, तो वो 1 साल में या 5 साल में या 10 साल में वो कितना रिटर्न्स देती है। तो विकसित देशों में चूँकि एक संभावना जो है बहुत कम इसमें रह गई है, पोटेंशियल बहुत कम रह गया है विकसित देशों में, और जबकि उसकी तुलना में हम देखते हैं कि विकासशील देशों में भारत, अफ्रीका, ये जो देश हैं यहाँ पर संभावनाएं अधिक हैं। एशिया के भी, दक्षिण पूर्व एशिया या दक्षिण मध्य एशिया में भी इसकी संभावनाएं बहुत अधिक हैं, इसलिए यहाँ पर पूंजी का प्रवाह जो है तेज़ी के साथ होता है, और यहाँ पर जो है निवेश जो है तेज़ी के साथ होता है। तो इफ़िशियंसी जो है इन्वेस्टमेंट का कि रिटर्न्स कितना है, वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है। फिर इसके बाद है बैंक रेट, जो
किसी भी देश की जो शीर्ष बैंक होती है, सेंट्रल बैंक जो होती है, उसका बैंक रेट किस तरह का है, क्योंकि सारे जो बैंक की जो ब्याज दरें होती हैं इसी बैंक रेट पर निर्भर करती हैं। और बैंक रेट जहाँ पर कम होता है वहाँ पर जो है पूंजी का जो प्रवाह होता है वो निश्चित रूप से अन्य देशों की तुलना में अधिक माना जाता है। फिर इसी तरह से ये कहा जाता है कि फॉरेन कैपिटल पॉलिसी, सरकार की जो नीति होती है विदेशी पूंजी को आमंत्रित करने की या विदेशी पूंजी के निवेश के लिए जो सहूलियतें होती हैं, जो उसके लिए सुविधाएं होती हैं, उसको निवेश करने के लिए जो छूट होती हैं, इस तरह की सब चीज़ों पे सरकार की क्या नीतियां होती हैं, इस पर भी बहुत महत्वपूर्ण इसका जो है स्थान होता है। और ये नीतियां जो हैं बहुत हद तक प्रभावित करती हैं कि किसी भी देश में विदेशी पूंजी का प्रवाह कितना तेज़ी से होगा या विदेशी पूंजी का प्रवाह जो है किस तरह से होगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है रोल इसका निभा होता है। फिर एक चीज़ है कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन, उस देश की, जिस देश में पूंजी को आमंत्रित किया जाना है या पूंजी का प्रवाह होना है, वहाँ की आर्थिक और राजनीतिक जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, कंडीशन है, वो किस तरह की है, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। क्योंकि सारा का सारा जो खेल होता है वो राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों से होता है। किसी भी देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ यदि अच्छी हैं, सुदृढ़ है, या राजनीतिक स्थितियों में जो है स्थिरता है, सरकार बार बार नहीं बदल रही है, राजनीतिक स्थिरता है, तो उन देशों की ओर पूंजीपतियों का पूंजी का जो प्रवाह है वो कम जोखिम के साथ जो है निश्चिंतता के साथ जो है आसानी के साथ होता है। और इसके विपरीत हम देखते हैं कि जिन देशों की आर्थिक परिस्थितियां खराब होती हैं या जिन देशों की राजनीतिक स्थितियां बहुत डामाडोल होती हैं, सरकारें, सत्ता बार बार चेंज होती रहती है, बार बार चुनाव होते रहता है, तो इन सब चीज़ों का प्रभाव आर्थिक विकास पर उस राष्ट्र के पड़ता है। इसलिए उस देश में जो है पूंजी का जो प्रवाह है वो निश्चित रूप से अपने आप जो है कम हो जाता है। कोई भी पूंजीपति जो है अपनी पूंजी को जो है ऐसे देश में जो है जोखिम में डालकर लगाना नहीं चाहता जहां पर सरकारें कब बदल जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं हो। तो इसलिए सत्ता की, सरकारों की जो स्थिरता होती है, राजनीतिक जो स्थिरता होती है, वो आर्थिक विकास के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। और यही जो है पूंजी के प्रवाह के लिए भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है फैक्टर रोल माना जाता है। इसी तरह से फिर हम देखते हैं कि एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी, जो विनिमय की जो दर होती है और उसको नियंत्रित करने की जो नीतियां होती हैं, ये भी पूंजी प्रवाह को एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका देती हैं कि जो एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी होता है सरकार का, उससे भी पूंजी प्रवाह जो है प्रभावित होता है। फिर इसी तरह से वहाँ की उस देश की टैक्स पॉलिसी, कर की नीतियाँ, कर संबंधी जो नीतियाँ होती हैं वो भी बहुत हद तक पूंजी के आगमन या निर्गमन को प्रभावित करती हैं। यदि हम बहुत बड़ी दर पर कर लगाते हैं तो इससे जो है जो पूंजीपति होते हैं या पूंजी जो होता है वो जो है प्रवाहित होने में फिर जो है संकोच करता है या उन देशों की ओर जाता है जहां पर टैक्स का जो पॉलिसी है वो सरल है, सरल कर निर्धारण की व्यवस्था है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कर निर्धारण का या कर का या भारी मात्रा में कई तरह के कर जो है यदि लगाए जाते हैं तो वो भी विकास के लिए कहीं न कहीं बाधक होते हैं। तो इसलिए कर का जो ढांचा होता है उसको जितना कम से कम किया जाना चाहिए, सरल से सरल किया जाना चाहिए, जिससे चाहे वह देश की पूंजी हो चाहे विदेशी पूंजी हो, दोनों जो है वो निकलने में जो है उसके किसी तरह की बाधा कम से कम उत्पन्न हो। इससे जो है बाजार में सर्कुलेशन ऑफ जो मनी है, फ्लो जो है वो जो है प्रभावित होता है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट इसका है कि इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, जो श्रम है उसकी जो प्रवाह की दर जो होती है कि जो वहाँ का या किसी भी देश का जो लेबर होता है, जो श्रम होता है, वो कितना गतिशील है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि विकासशील
देशों से आज जो है श्रम या श्रमिक के रूप में या कामगार के रूप में कार्य करने वाले के रूप में आज पूरी दुनिया में जो है जा रहे हैं। जैसे भारत के लोग अमेरिका सहित जितने भी विकसित देशों में सभी देशों में जो है अभी जाकर काम कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह से पूंजी के रूप में जो है उस देश की विकास में जो है भूमिका निभाती है। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, जो श्रम का जो रोजगार है, वो भी जो है इसको प्रभावित करता है। फिर इसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो भुगतान संतुलन की स्थिति जिसको हम कहते हैं कि किसी भी देश की भुगतान संतुलन की जो स्थिति होती है, यदि भुगतान संतुलन अनुकूल है किसी देश का, तो उस देश में पूंजी जो है आसानी से प्रभावित होती है और वहाँ पर कोई भी पूंजीपति या जो पैसे वाले हैं वो पैसा लगाने में जो है हिचकते नहीं हैं। लेकिन यदि किसी देश का भुगतान संतुलन यदि प्रतिकूल है, लगातार प्रतिकूल चल रहा है, तो फिर उस स्थिति में उस देश में पूंजी का प्रवाह जो है बाधित होता है और वहाँ पर पैसा लगाने के लिए जो है पूंजीपति जो है कई बार सोचते हैं। तो ये भी इस चीज़ को प्रभावित करता है। फिर इसी तरह से जो है टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो व्यापार संतुलन होता है, व्यापार की जो नीतियाँ होती हैं वो भी बहुत हद तक इसको जो है प्रभावित करती हैं कि हमारी आयात निर्यात संबंधी जो नीतियां हैं, कस्टम ड्यूटी है, जो सब चीज़ें हैं कि आयात निर्यात के संबंध में सरकार की क्या नीतियां हैं, उससे भी पूंजी का जो है प्रभाव जो है प्रभावित होता है। फिर इसी तरह से टेक्नोलॉजिकल लीड की तकनीक को कितना महत्व दिया जाता है कि उत्पादन में श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। तो यदि हम श्रम की जगह पूंजी का सब्स्टिट्यूट करके पूंजी को जो है हम अधिक महत्व देते हैं, तो उससे पूंजी का जो प्रवाह है वो निश्चित रूप से तेज़ी के साथ बढ़ता है। और इसी तरह से जो ओवरऑल जो कंट्री की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसकी स्थिति, उसका नेतृत्व करने वाला सरकार किस तरह का है, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। किसी भी देश के सरकार का जो लीडर होता है, जो नेता होता है, वो किस तरह का है, उसकी क्या सोच है, उसकी क्या नीतियां हैं, इन सब चीज़ों के साथ साथ इसका भी बहुत बड़ा जो है महत्व होता है। और जो इंटरनेशनल कैपिटल होता है, जो पूंजी होता है, पूंजीपति जो प्रभावित होकर आते हैं या पैसा लगाते हैं किसी देश में, तो ये जो नीतियां जो होती हैं, नेता जो होते हैं, तो नीतियों का, नेता का जो है इसका भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो कहने का तात्पर्य इन सब चीज़ों का जो योगदान है या इन सब चीज़ों की भूमिका जो है किसी भी देश में पूंजी के प्रवाह को प्रभावित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और इसका महत्वपूर्ण जो है योगदान जो है देश के विकास में होता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है कि पूंजी का प्रवाह, जब अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह जब बढ़ता है, तो इसका सीधा सा प्रभाव उस देश की अर्थव्यवस्था पर, उस देश की उत्पादन व्यवस्था पर, उस देश की वितरण व्यवस्था पर पड़ता है और उस देश का निवेश बढ़ता है। उस देश में जो है आर्थिक विकास की प्रक्रिया तेज़ी के साथ बढ़ती है, उस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, उस देश के लोगों की राष्ट्रीय आय बढ़ती है और इसका सीधा सीधा जो प्रभाव है आर्थिक विकास तेज़ी से बढ़ता है, आर्थिक समृद्धि आती है। तो लेकिन ये सब चीज़ें तब आती हैं जब किसी भी देश में सब राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ये जो परिस्थितियां होती हैं ये सब अनुकूल होती हैं, सामान्य होती हैं। जब ये आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियां जब प्रतिकूल हो जाती हैं या प्रतिकूल होने लगती हैं, तो फिर जो है दिक्कत होती है अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के प्रवाह में। और ये सब चीज़ें फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय पूंजी को जो है प्रभावित होने नहीं देती, बल्कि उसके लिए एक बाधा का काम करती हैं, बाधा उत्पन्न करती हैं। अभी देख लीजिए कि वर्तमान संदर्भ में हम देख रहे हैं कि चीन से जिस तरह से जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 का जो संकट है, कोविड का जो की त्रासदी है वो पूरी दुनिया में जिस तरह से फैली है, तो इस संकट के बाद आने वाले दिनों में ये जो पूंजी का जो प्रवाह है वो बिल्कुल इसके कारण जो है प्रभावित होगा। और विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देशों की और पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उस पर जो है इसका
स्पष्ट छाप और स्पष्ट प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि इस संकट के बाद जो है श्रमिक या श्रम जो कामगार हैं, काम करने वाले हैं, वो सब अपने अपने देशों की ओर वापस जाएंगे, क्योंकि सबको अपने जीवन का संकट है। तो इसी तरह से पूंजी जो लगाने वाले हैं वो भी अब जो है सोचेंगे कि पैसा लगाना कितना जो है जोखिम भरा है, कितना जोखिम कम है। तो इन सब चीज़ों का कहने का तात्पर्य है कि जो प्राकृतिक आपदाएं भी जो है अंतर्राष्ट्रीय जो पूंजी के प्रवाह को प्रभावित करती हैं। तो ये सब चीज़ों का अध्ययन जो है आने वाले समय में और हमको स्पष्ट रूप से बताएगा कि अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का जो प्रवाह है वो इस तरह से जो है इन चीज़ों से भी प्रभावित होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का जो प्रवाह है वो आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा साधन है, एक बहुत बड़ा जो है उसका फैक्टर है, एक बहुत बड़ा घटक है, क्योंकि इसके वजह से, इसके कारण जो है किसी भी देश की जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार हैं या अंतर्राष्ट्रीय विकास की जो आज बात हम करते हैं, उसमें जो पूंजी का प्रवाह है उसका अध्ययन जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे निवेश प्रभावित होता है, आर्थिक विकास प्रभावित होता है। तो इस तरह से आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय जो पूंजी का प्रवाह है उसकी बड़ी विशेष भूमिका होती है, बड़ा विशेष योगदान होता है। आपने इस वीडियो लेक्चर को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।